दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां सरल, हास्यपूर्ण और जीवन के छोटे छोटे अनुभवों पर आधारित होती हैं। इन कहानियों में नसरुद्दीन की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और कभी कभी उसकी मासूमियत भी दिखती है। उनकी कहानियां आम जीवन की सच्चाइयों और लोगों के व्यवहार पर व्यंग्य करती हैं, जिससे सुनने या पढ़ने वाले को हंसी के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी दिलचस्प हरकतों से अच्छी ख्याति मिल गई थी और असल में उसकी मशहूरियत की असली वजह उसके काम करने के अटपटे अंदाज के प्रति गहरी रुचि ही थी, वरना मुल्ला नसीरुद्दीन था तो एक अदना इंसान ही। कोई कहता मुल्ला नसीरुद्दीन रोशन दिमाग शख्स है, तो कोई मानता कि मुल्ला नसीरुद्दीन के काम करने का अंदाज अनोखा है। कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के लंबे, बूटेदार चोगे, नोकदार टोपी और नक्काशीदार जूती में उसके मशहूर होने का रहस्य तलाशते और इस तरह किसी न किसी बहाने मुल्ला नसीरुद्दीन चर्चा में रहता। सचमुच इस मशहूरियत में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन को पता ही नहीं था कि वह मशहूर है। वह तो अपने काम में ही मशगूल रहता और मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाता। मुल्ला नसीरुद्दीन को शहर के अमीर उमरों जान गए थे, इसलिए उसके पास काम की कमी नहीं रहती। वह ईमानदारी के साथ अपना काम करता। एक अच्छी बात मुल्ला नसीरुद्दीन में यह थी कि वह अपने खर्च की सीमाएं जानता था और कभी भी अपनी इच्छापूर्ति के लिए भावनाओं के अतिरेक में आकर कुव्वत से अधिक खर्च नहीं करता था। अपनी इच्छाओं को काबू में रखना मुल्ला नसीरुद्दीन खूब जानता था। कई बार उसकी पत्नी ने उसे उकसाया भी कि शहर के सभी नामचीन लोग तुम्हें जानते हैं, तुम उनसे सहायता लेकर अपना कोई रोजगार शुरू कर लो। इससे तुम्हारे पास भी दौलत हो जाएगी और हम लोग चैन की जिंदगी जी सकेंगे। अपनी पत्नी के ऐसे उकसावे पर मुल्ला नसीरुद्दीन हंस देता और प्यार से उसके बाल सहलाता हुआ कहता, बेगम, जब मुझे कोई नामचीन आदमी चैन में दिख जाएगा तब मैं उसके सामने सहयोग का मुद्दा रखूंगा। अभी तो जितने भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्हें दुनिया नामचीन और दौलतमंद कहती है, उन्हें मैंने दिन रात बेचैन ही देखा है। ये ऐसे लोग हैं जो धन के पीछे इस कदर भागते हैं कि इन्हें दीन और दुनिया की फिक्र ही नहीं रहती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शहर में जब भी किसी बड़े आदमी के घर कोई जश्न या जलसा होता या महफिल जमती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए बुलावा अवश्य आता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम बादशाह के दरबार से बुलावा आया कि दरबार में दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत का एक शानदार कार्यक्रम है, उसमें मुल्ला नसीरुद्दीन अवश्य आए। बादशाह का पैगाम मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम के हाथों में पड़ गया। वह उस आमंत्रण पत्रा को अपनी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी समझ बैठी और मन ही मन सोचने लगी कि जब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को यह पैगाम देगी तो कुछ ऐसा जरूर कहेगी कि मुल्ला इस संगीत के कार्यक्रम में अवश्य जाए। उस दिन उसे मुल्ला नसीरुद्दीन पर बहुत प्यार आ रहा था। वह सोच रही थी कि जिस पति को वह अब तक नाकाबिल इंसान समझ रही थी उसकी इतनी कद्र है कि बादशाह भी उसे अपने पास बुलाता है। उसकी जिस सादगी, निश्चलता और कपटहीन प्रवृत्ति के कारण वह उसे निखट्टू समझती रही है, उसे अपने इन्हीं गुणों की बदौलत बादशाह की नज़र में एक उम्दा इंसान बनने में मदद मिली है। जब मुल्ला नसीरुद्दीन लौटा तब उसकी बेगम ने उसे बादशाह का पैगाम दिया और उसे प्रेरित किया कि वह बादशाह के पास अवश्य जाए और संगीत के इस आयोजन का लुत्फ उठाए। दूसरे दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार में आयोजित सांगीतिक कार्यक्रम में भाग लेने जाने के लिए सज-धज कर तैयार हुआ तब उसकी बेगम ने बहुत प्यार से कहा, संगीत के कार्यक्रम में बादशाह के इर्द गिर्द बैठे लोगों को भी देखना, समझना और यह जानने की कोशिश करना कि ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें बादशाह पसंद करते हैं।
क्या पता उस तरह की बातें थोड़े से अभ्यास के बाद तुम में भी पैदा हो जाएं और तुम्हें भी बादशाह की पसंद के लोगों में शुमार किया जाने लगे। इससे हमारी शानो शौकत बढ़ेगी। तुम एक काबिल इंसान हो मगर अब तक तुम्हारी काबिलियत का लाभ परिवार को नहीं मिल पाया है। क्या पता इस बार खुदा तुम्हें बादशाह की नजरों में बस जाने का ही मौका दे दे। बेगम की इन प्यार भरी बातों का मुल्ला पर सीधा असर हुआ। वह अपनी नोकदार टोपी ठीक करते हुए बोला, हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। इस बार मैं गौर करूंगा कि किन बातों से बादशाह अधिक प्रभावित होता है। इतना कहकर वह बादशाह के दरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचा, उस समय कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था। मुल्ला को दरबार में प्रवेश के समय सलाम करने वालों की कमी नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को ले जाकर आगे के तख्त पर बैठाया गया। मुल्ला के तख्त के पास ही बादशाह के बैठने की जगह बनी हुई थी। बादशाह के तख्त के ठीक सामने वह मंच बना था जहां संगीत का कार्यक्रम होना था। थोड़ी देर में ही दरबार खचाखच भर गया और मंच पर कलाकार भी आ गए और अपने साजो सामान के साथ साजिंदे भी। सबसे अंत में बादशाह आए और अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गए। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। एक गायक ने तान छेड़ी। उसके पार्श्व में सारंगी, तबला और तानपूरा लेकर बैठे कलाकारों की उंगलियां थिरकने लगीं। संगीत की स्वर लहरियों में दरबार में बैठे लोग डूबने उतराने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इससे पहले कभी शास्त्रीय संगीत नहीं सुना था, जिसके कारण मंच से आ रही की ध्वनि में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि गायक एक ही पंक्ति को तोड़ता मरोड़ता हुआ कई भिन्न तरीकों से गा रहा है। आ आ करके। मुल्ला की रुचि बादशाह को देखने में अधिक थी। बादशाह आंखें बंद किए झूम रहा था। उसकी गर्दन गायकी के साथ साथ ऊपर नीचे, दाएं बाएं झटके ले रही थी। मुल्ला ने समझ लिया कि बादशाह संगीत की लय में डूब गया है और संगीत की मस्ती में ही खोया हुआ है। गायक इस राज्य का मशहूर शास्त्रीय संगीत गायक था और उसकी गायकी बादशाह को मस्त कर चुकी था। देखना था कि महफिल में बादशाह किस तरह के लोगों की बातों से प्रभावित होता है। वह जब से बादशाह पर गौर कर रहा था तब से ही उसे इस बात का इल्म था कि बादशाह की लोगों में कोई रुचि नहीं है। वह आंखें बंद किए गायकी के साथ साथ गर्दन हिला रहा है। तबले की तरंग से उसकी उंगलियां भी थिरक थिरक उठती हैं। सोचते सोचते मुल्ला ने निष्कर्ष निकाला कि बादशाह को प्रभावित करना है तो शास्त्रीय संगीत गाना सीखना होगा। शास्त्रीय संगीत का दौर समाप्त हुआ। भोजन का दौर आरंभ हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा बादशाह आगंतुकों के सलाम पर भी तवज्जो नहीं दे रहे, बस उस शास्त्रीय संगीत गायक से ही बात करने में मशगूल हैं। इससे मुल्ला का वह निष्कर्ष और पुख्ता हो गया कि यदि वह शास्त्रीय संगीत सीख ले तब बादशाह के लिए वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणी बन जाएगा। बादशाह के पास से लौट आने के बाद मुल्ला ने अपनी बेगम को बताया कि बादशाह शास्त्रीय संगीत का दीवाना है। यदि संगीत चल रहा हो तो उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। मैंने सोचा है कि मैं भी शास्त्रीय गायकी सीखकर अपने फन से बादशाह का दिल जीत लूं ताकि तुम्हारी हसरतें पूरी हो सकें। मुल्ला की बातें सुनकर उसकी बेगम बहुत खुश हुई। पहली बार उसे मुल्ला समझदार इंसान की तरह बात करने वाला शख्स दिखा। पत्नी के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक देखकर मुल्ला बोला, बेगम, मैं जल्दी ही शास्त्रीय गायकी करना सीख लूंगा। मैं गायकी के सबसे बड़े उस्ताद के पास जा रहा हूँ गायकी सीखने। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन गायकी के सबसे बड़े उस्ताद के पास गायकी सीखने के इरादे से पहुंच गया। उसने उस्ताद को अपना परिचय बताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझ में आप एक अच्छा शिष्य अवश्य पाएंगे। उस्ताद ने मुल्ला की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो ठीक है,
मगर मैं गायकी सिखाने के लिए पैसे लेता हूँ। कितना पैसा? उलझन में पड़ते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने रुआसे स्वर में पूछा। पहले 6 माह तक 100 रुपए प्रति माह, 6 महीने बाद से 10 रुपए प्रति माह, उस्ताद ने उत्तर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संगीत सीखने का गणित समझा और पाया कि अभी संगीत सीखना उसके लिए आर्थिक संकट मोल लेना है। तुरंत उसने कहा, तब ठीक है उस्ताद, मैं 6 माह बाद ही आऊंगा। और उसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन विजी भाव से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बेगम से कहा, बेगम, बादशाह से दूर रहना ही बेहतर है, कम से कम इससे मैं तुम्हारे पास तो रह पाऊंगा। इसलिए अब गायक बनने का इरादा त्याग रहा है। बेगम पहली बार मुल्ला के मुंह से ऐसी बातें सुन रही थी। उसे मुल्ला का यह कथन अच्छा लगा और वह शर्माकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा में रहते हुए काफी समय बीत चुका था। वह बुखारा के हर वर्ग के लोगों के बीच एक समझदार और जहीन इंसान समझा जाता था। उसके दुर्दिन दूर हो चुके थे। अब तो बुखारा में बिना उसके किसी कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जश्न हो या जलसा, उसमें नसीरुद्दीन को अवश्य आमंत्रण मिलता था। एक शाम मुल्ला नसीरुद्दीन के पास बुखारा के एक रईस के घर से भोजन करने का बुलावा आया। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने उसे भोज में जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसे यह अरमान था कि समाज में उसके परिवार को प्रतिष्ठा मिले, उसके परिवार का रसूख हो, शानो शौकत हो। इसलिए जब कभी भी ऐसा अवसर आता तब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करती और खास तौर से उसके कपड़ों का इंतजाम करती। वह देखती कि किस तरह के लोगों के बीच मुल्ला को जाना है। वह अवसर और परिवेश के अनुरूप मुल्ला के लिए वस्त्रा निकालती और उन्हें पहनाकर मुल्ला को मुस्कुराकर विदा करती। रईस की दावत में शरीक होने के लिए बेगम ने मुल्ला के लिए शानदार कपड़े निकाले और उसे पहनकर वह रईस के घर जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे बचपन का दोस्त मुस्तफा सामने से आता हुआ दिखा। मुस्तफा को आता हुआ देख मुल्ला बहुत खुश हुआ। उसे अपने गांव की याद हो आई। अपने अब्बू अम्मी याद आए और याद आए बचपन के संगी साथी। नजदीक आने पर मुल्ला अपने दोस्त से लिपट गया और मुदित मन से बोला, खूब मिले मुस्तफा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि बुखारा में तुम्हें देख भी सकूंगा। मुल्ला की आवाज सुनने के बाद मुस्तफा ने उसे पहचाना और बोला, अरे नसीरुद्दीन तुम। मुझे अंदाज भी नहीं था कि बुखारा बुखारा आकर तुम इतनी तरक्की कर लोगे। मुझे अब यह एहसास है कि बुखारा का बच्चा बच्चा चा बच्चा तुम्हें जानता है और तुम्हारी इज्जत करता है। बुखारा आकर मैंने जिससे भी पूछा तुम्हारे घर के बारे में, उसने मुझे बहुत इज्जत बख्शी और तुम्हारे घर का पता बताया। थोड़ा रुककर मुस्तफा ने मुल्ला से पूछा, तुम कहीं जा रहे हो नसीरुद्दीन? तुम्हारे लिबास से ऐसा ही लगता है। हाँ दोस्त, तुम भी चलो, एक परिचित के घर दावत है। तुम्हारे साथ जाने पर उसे खुशी ही होगी, कोई एतराज नहीं होगा, उससे मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। मुस्तफा ने अपने मित्र की भावुकता पर हंसते हुए कहा, तू नहीं बदला नसीर, आज भी तू बच्चे की तरह भोला भाला है। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में कोई एतराज नहीं है, मगर तू देख रहा है बुखारा पहुंचते पहुंचते मेरे कपड़ों की क्या हालत हो गई है। शरीर में बार बार पसीना सूखता रहा है, सारा बदन चिटचिट कर रहा है। ऐसे में किसी जलसे या दावत में मेरा जाना ठीक नहीं होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय बचपन के दोस्त के मिलने से उमंग से भरा था। उसने बच्चों की तरह लरचते हुए मुस्तफा से कहा, अरे मुस्तफा, इसमें क्या परेशानी है? तू घर चल, नहा धो ले, कपड़े हैं मेरे पास।
मैं तुम्हारे लिए ढंग के कपड़े निकलवा देता हूं, तुम उन्हें पहन लेना। फिर दोनों दोस्त साथ चलकर दावत का लुत्फ उठाएंगे। मुस्तफा को लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर आया। मुस्तफा ने स्नान किया। अपनी बेगम से कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्तफा के लिए अपनी शानदार शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा मंगाया और नक्काशीदार जूती भी। मुस्तफा जब उन कपड़ों को पहनकर मुल्ला के पास आया तब मुल्ला उसे देखकर चकित रह गया। मुस्तफा उन कपड़ों में शानदार लग रहा था। उसका व्यक्तित्व उन कपड़ों में ऐसा निखर रहा था मानो वह कहीं का सुल्तान हो। मुल्ला अपने दोस्त के शानदार व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसे लगने लगा कि मुस्तफा के व्यक्तित्व के आगे उसका कोई वजूद ही नहीं है। मुस्तफा यह देखकर हैरान हो रहा था कि मुल्ला उसे लगातार देखे ही जा रहा है, न कुछ बोल रहा है और न ही चल रहा है। आजिज आकर उसने मुल्ला को टोका, क्या बात है नसीर, तू मुझे देखता ही रहेगा या दावत खाने चलेगा भी? मुस्तफा की आवाज सुनकर नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी और वह सजग होते हुए बोला, सच कहूं मुस्तफा, तुम इन कपड़ों में बहुत फव रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम कहीं के बादशाह हो। वल्लाह कितना जलाल आ गया है तुम्हारे चेहरे पे। अच्छा रहने भी दे यह कशीदाकारी। चल कहाँ चलना है दावत खाने? मुझे तो भूख लग रही है, मुस्तफा ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्तफा को साथ लेकर रईस के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सेठ से भेंट हो गई। सेठ ने बहुत अदब से पेश आते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों, मुर्तुजा अली के घर दावत पर तो नहीं जा रहे? हाँ सेठ साहब, वहीं जा रहा हूं। ऐसे मौकों पर इनकार करते बनता ही नहीं है, जाना ही पड़ता है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। सेठ ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, और जनाब आपके साथ ये कौन है? अरे मैं आपका परिचय ही नहीं करा पाया। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे अजीज मुस्तफा अली। रही बात इनके कपड़ों की तो वे मेरे ही हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से कहा। सेठ दुआ सलाम के बाद विदा हो गया और मुल्ला नसीरुद्दीन दावत के लिए मुर्तुजा अली के घर की तरफ चलने लगा तो मुस्तफा उसके साथ आगे जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने नाराज होते हुए मुल्ला से कहा, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर, तुम्हारे कपड़े उतारकर अपने वही कपड़े पहन लूंगा और वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन भी समझ चुका था कि उससे गलती हुई है। परिचय कराते वक्त उसे कपड़ों की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। उसने मुस्तफा को मनाते हुए कहा, दोस्त, मैं समझ गया हूं कि परिचय कराते समय मुझसे भूल हो गई और मैं कपड़ों की हकीकत बयां कर गया। मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानता कि कैसे यह बात मेरे मुंह से निकल गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। अपनी नाराजगी थूक दो और मुझे माफ कर दो। मुस्तफा ने मुल्ला की बात पर यकीन कर लिया। वे लोग फिर दावत खाने के लिए निकल पड़े। कुछ रास्ता तय हुआ कि रास्ते में एक साहूकार ने मुल्ला नसीरुद्दीन को टोका, अस्सलाम वालेकुम मुल्ला नसीरुद्दीन साहब, अरसे बाद जनाब को देख रहा हूं, कहिए सब खैरियत तो है न? वालेकुम अस्सलाम इदरीस मियां, सब खैरियत है। इनसे मिलिए, ये मेरे बचपन के दोस्त, मेरे अजीज मुस्तफा, पहली बार बुखारा आए हैं मुझसे मिलने। रही बात कपड़ों की तो वे उनके ही हैं। मुस्तफा भीतर ही भीतर खौल उठा, यह भी कोई परिचय कराने का तरीका है। मुल्ला ने तो कहा था कि वह कपड़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, फिर यह कहने की जरूरत क्या थी कि कपड़े उनके ही हैं। अब तो मैं इसके साथ कहीं जाने वाला नहीं। कुछ भी कहता रहे।
अब मैं इसके घर जाकर इसके कपड़े उतार दूंगा। बड़ा आया कपड़ा दिखाने वाला। इदरीस मियां के जाते ही मुस्तफा ने अपने तेवर दिखाए, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसके आगे भीगी बिल्ली बन गया और अपनी गुस्ताखी के लिए मुस्तफा से बार बार माफी मांगने लगा। अंततः मुस्तफा उसके साथ आगे जाने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त मुस्तफा के साथ रईस मुतुर्जा अली के दौलत खाने पर पहुंचा। वहां उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुतुर्जा अली के घर पर दावत में जितने भी मेहमान आए थे वे सबके सब बुखारा के नामी गिरामी लोग थे। मुस्तफा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग उसके दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को जानते भी हैं और उसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि जो भी मुतुर्जा अली के घर पर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला वही उसके साथ अदब से पेश आया। आगे भीगी बिल्ली बन गया और अपनी गुस्ताखी के लिए मुस्तफा से बार बार माफी मांगने लगा। अंततः मुस्तफा उसके साथ आगे जाने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त मुस्तफा के साथ रईस मुर्जा अली के दौलत खाने पर पहुंचा। वहां उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुतुर्जा अली के घर पर दावत में जितने भी मेहमान आए थे वे सबके सब बुखारा के नामी गिरामी लोग थे। मुस्तफा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग उसके दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को जानते भी हैं और उसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि जो भी मुतुर्जा अली के घर पर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला वही उसके साथ अदब से पेश आया। भोजन कर चुकने के बाद जब मुल्ला नसीरुद्दीन वापसी की सोच रहा था तभी उसे ख्याल आया कि मुतुर्जा अली से अपने मित्र को मिलाया ही नहीं। वह मुस्तफा को लेकर मुतुर्जा अली के पास गया और मुस्तफा से उसका परिचय कराते हुए बोला, मुतुर्जा साहब, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं मुस्तफा, मेरे अजीज। रही बात कपड़ों की तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मुस्तफा ने जब यह सुना तो मन महसूस कर रह गया। वह उस पल को कोस रहा था जब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। मुतुर्जा अली के घर से निकलते समय मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत के साथ मुस्तफा से पूछा, क्यों इस बार परिचय कराने में मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मुस्तफा समझ नहीं पाया कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन से कहे तो कहे क्या। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 मुल्ला नसीरुद्दीन शाहतबियत इंसान था। उसकी शाहखर्ची और अलमस्ती देखकर लोग अपनी हैरत कुछ इस कदर बयां करते, गजब है यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी। जेब में भले ही चिल्लर भी न हो मगर खर्च करने से बाज नहीं आता। इसे तो बादशाहत नसीब होनी चाहिए थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जीवन शैली के कारण हर दिल अजीज बन गया था। उसकी फितरत थी लोगों के काम आना। अपनी जिंदगी में उसने यह देखा था कि दौलत कहीं भी ठहरती नहीं है और जिनके पास ठहरती है उसके बारे में आम तौर पर कंजूस, मक्खीचूस, दगाबाज, दौलत का यार, मतलबी, कपटी जैसे विशेषण उछलते हैं। इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ से दौलत कमाता तो दूसरे हाथ से खर्च भी कर देता। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी दुखी रहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसे यह समझाता रहता कि दौलत सहेजने में जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद तो इस बात में छुपा है कि आपको चाहने वाले कितने हैं। आपकी पुकार सुनकर कितने लोग आपके पास आते हैं और आपके दुख सुख में हाथ बंटाते हैं। किंतु फाकाक्षी का दौर देख चुकी मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्री उसकी इस समझ पर एतराज जताती और कहती, इंसान को अपनी गृहस्थी के बारे में भी सोचना चाहिए। आज ही नहीं, आने वाले कल के लिए भी उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसा न हो कि आज की मस्ती में आने वाले कल की चिंता ही न की जाए और खुदा न करे कि जब कल बुरा वक्त आए तो हाथ में एक ढेला भी नहीं हो। अर्थात दौलत के मुद्दे पर मुल्ला और मुल्ला की पत्नी के बीच मतभेद था।
उनके बीच जीवन जीने के तरीके के बारे में बहस का दौर चल ही रहा था कि अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन की आय का साधन जाता रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने गंभीर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि मुल्ला नसीरुद्दीन को मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपनी पत्नी की उदरपूर्ति का साधन जुटाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन इस फाकाक्षी के दौर में भी अपनी शाहखर्ची पर काबू नहीं रख पाया। जो भी कमाता उसे खर्च करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। उसकी पत्नी कल की चिंता में दुबली होने लगी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को जंगल में पेड़ काटने का काम मिला। एक पेड़ काटने के एवज में उसे 1 सेर चावल व 2 पैसे नकद मेहनताना मिलना तय हुआ, बशर्ते कि वह पेड़ की डालियों को काटकर तने से अलग कर दे। भले ही इस काम में उसे 1 दिन लगे या 10 दिन। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्साह के साथ कुल्हाड़ी उठाई और चल दिया जंगल की ओर, जैसे वह कोई जंग जीतने जा रहा हो। जंगल पहुंचकर मुल्ला ने ऐसा पेड़ तलाशा जिसका तना सीधा हो और डालियां भी सीधी हों। संयोग ही था कि उसे सीधे तने और सीधी डालियों वाला एक पेड़ जल्दी ही मिल गया। दिन ढलने से पहले ही मुल्ला ने पेड़ काटकर गिरा दिया और उसकी डालियां काटकर सीधा तना अलग कर दिया। अपना काम पूरा कर चुकने के बाद मुल्ला ठेकेदार के पास पहुंच गया। उसे दिन ढलने से पहले आया देखकर ठेकेदार ने उससे पूछा, अरे नसीरुद्दीन, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, अपनी मजदूरी लेने आया हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ठेकेदार से कहा। तो क्या तुम पेड़ काट कर आ रहे हो? अविश्वास भरे शब्दों में ठेकेदार ने पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने विश्वास भरी नजरों से ठेकेदार को देखते हुए कहा। जैसे कहा था वैसे ही कटा? ठेकेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर हामी भरी। मगर ठेकेदार को मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा चलो मुझे दिखाओ, तुमने कैसे पेड़ काटा है और डालियां कैसे सजाई हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को भला क्या एतराज होता। उसने ठेकेदार के साथ जंगल का रुख कर लिया। ठेकेदार जब जंगल पहुंचा तो कटा हुआ पेड़ देखकर बहुत खुश हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठीक वैसे ही पेड़ काटा था जैसा वह चाहता था। खुश होकर ठेकेदार ने मुल्ला को 2 की जगह 4 पैसे दिए और 1 की जगह 2 सेर चावल। मुल्ला के लिए यह बहुत था। घर में पत्नी के सिवा और कोई सगा संबंधी तो था नहीं, इसलिए मुल्ला ने सोचा इतना चावल दोनों पति पत्नी के लिए कुछ दिनों की जरूरतें पूरी कर देगा। घर पहुंचकर मुल्ला ने पत्नी को चावल का थैला थमाते हुए कहा, आज पुलाव बना लो, मैं घी और गोश्त लेकर आता हूँ। मजदूरी में 4 पैसे भी मिले हैं, मैं 2 पैसे लेकर जाता हूँ और ये 2 पैसे तुम रख लो। जब कोई जरूरत हो खर्च कर लेना। मैं समझता हूँ कि 1 पैसे का घी और 1 पैसे का गोश्त काफी होगा। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा। बहुत दिन हुए किसी को हमने खिलाया नहीं। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को 2 पैसे दे दिए और खुद झोला लेकर सामान खरीदने निकल गया। गोश्त और घी लेकर मुल्ला जल्दी ही घर लौट आया और पत्नी से कहा, तुम पुलाव पकाओ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ। मुल्ला के जाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि इस आदमी का दिमाग नहीं बदला। इतनी बुरी हालत में भी फिजूल खर्ची की आदत नहीं गई। आखिर क्या जरूरत आ गई दोस्तों को दावत देने की? अच्छा, आने दो दोस्तों को, खिलाती हूँ पुलाव। उसने गोश्त और घी छुपाकर रख दिया और खुद रसोई में बैठकर रोने लगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने 4 दोस्तों के साथ अपने घर लौटा तब पत्नी को विलाप करते पाया। मुल्ला चकित होकर अपनी पत्नी को देखते हुए सोचने लगा, अरे क्या हुआ इसे? अभी तो भली चंगी थी, अब ऐसे रो रही है कि मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो इस पर। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें?
इस तरह बिल्ख बिल्ख कर क्यों रो रही हो? होना क्या है? तुम दोस्तों को बुला लाए हो। इधर जो पुलाव मैंने पकाया था उसे बिल्ली खा गई, उसकी पत्नी ने रुआसी आवाज में मुल्ला से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों ने जब उसकी पत्नी की बात सुनी तब वे मुल्ला से बोले, रहने दे यार, फिर किसी दिन लेंगे दावत का मजा। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि 6 आदमी के लिए बना पुलाव एक अकेली बिल्ली गटक जाएगी। उसने बहुत सहज भाव से अपनी पत्नी से पूछा, कितने चावल का पुलाव पकाया था? 1 सेर, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। और उसमें गोश्त कितना मिलाया? मुल्ला ने पूछा। जितना लाए थे उसका चौथाई, मुल्ला की पत्नी ने जवाब दिया। तो 1 सेर चावल और आधा सेर गोश्त, कुल मिलाकर 1.5 सेर। और चावल में पानी भी जज्ब हुआ होगा। मुल्ला ने बदबुदाते हुए पत्नी से पूछा, तो लगभग 2 सेर पुलाव बिल्ली खा गई। और बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में उसकी पालतू बिल्ली थी, न छोटी और न बड़ी, मझोले कद की। उसने बिल्ली को गोद में उठा लिया और पत्नी के पास आया तथा पूछा, इसी बिल्ली ने पुलाव खा लिया न? बिल्ली को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्री सहम गई और उसने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। दरअसल मुल्ला नसीरुद्दीन ने भांप लिया था कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है, मगर वह उसे सबूत के साथ यह बतलाना चाह रहा था कि वह झूठ बोल रही है। पत्री के हामी भरते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने रसोई में रखा तराजू उठाकर बिल्ली को तौला। संयोग यह हुआ कि बिल्ली पूरे 2 सेर की निकली, न कम और न ज्यादा। मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा, देखो पूरे 2 मेर है। अगर यह बिल्ली है तो बताओ कि पुलाव कहाँ है, और अगर यह पुलाव है तो बताओ कि बिल्ली कहाँ गई। मुल्ला के सवाल से उसकी पत्री घबरा गई। उसने सच कबूल कर लिया कि उसने अभी तक पुलाव पकाया ही नहीं। मुल्ला ने बिना बिगड़े बहुत शालीनता के साथ अपनी पत्नी से कहा, बेगम, अब पुलाव बना ही दो ताकि मेरे दोस्त यहाँ से तुम्हारे हाथ के बने पुलाव का जायका याद करते हुए जाएं। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने पुलाव पकाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ पुलाव का मजा लिया। जब उसके दोस्त जाने लगे तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, दोस्तों, यदि बिल्ली ने पुलाव नहीं खाया होता तो इस पुलाव का वह मजा ही नहीं मिलता जो हमें मिला। मैं तो इस पुलाव का जायका भूलने वाला नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर उसके दोस्त हंस पड़े और हंसते हुए विदा हुए। दोस्तों के जाने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार से समझाया, बेगम, किसी को खिलाने से कुछ कमता नहीं, लोगों की दुआ मिलती है। किसी को खिलाकर जो सुख मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। मेरा तो मन पुलकित हो उठता है जब 2-4 लोग साथ खाने वाले मिल जाते हैं। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करने का वचन मुल्ला नसीरुद्दीन को दिया। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर गुनगुनाने लगा, खाने वाले हम हैं, खिलाने वाला वो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था।
उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा। गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को बुद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन, तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन, तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पर बैठा कुछ पुश्तैनी दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, क्यों सुभान दादा, कैसे आए? घर में तो सब ठीक ठाक है न? मेरी दादी जी कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। घर में अमन चैन है। तुम्हारी दादी जी भी ठीक हैं। मगर अब बूढ़ी हड्डियों का क्या कहना? अभी ठीक हैं। तो ठीक हैं, 2 पल के बाद क्या होगा कौन जाने, बुजुर्ग ने कहा। कहिए सुभान दादा, आपकी क्या खिदमत करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शालीनतापूर्वक सुभान दादा से पूछा। खिदमत क्या करोगे बेटा, बस एक खत मेरे कलीमुल्लाह के नाम लिख दो। वह आबुधाबी गया हुआ है कमाने। यहाँ घर की जरूरतें पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने आबुधाबी जाने का रास्ता तैयार किया और वहाँ काम करने चला गया। मजदूरी यहाँ भी करता था और वहाँ भी करता है। अंतर बस यह है कि अब उसे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। 1.5 साल हुए उसे वहाँ गए। तब से हर महीने उसका भेजा पैसा हमें मिल जाता है, मगर कुशलक्षेम नहीं मिलता। कभी वह हमें अपने बारे में 2 हर्फ नहीं लिखता। मन बेचैन हो जाता है। तू एक बढ़िया सा खत लिख दे। ऐसा खत जिसमें यहाँ का हाल समाचार तो लिख ही दे कि सब राजी खुशी है, और बाद में यह जरूर लिख देना कि उसके लिए हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है। एक बार आकर अपने अब्बू अम्मी से मिल जाओ। हम लोग तो पेड़ में लगे पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाएं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें बहुत मुतमईन होकर सुनी। जब बुजुर्ग का बोलना रुका तब वह बहुत शांत स्वर में बोला, दादा, तुम्हारे लिए चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, मगर फायदा क्या? मुझे आबूधाबी तो अभी जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आबूधाबी नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम चिट्ठी लिख दो। ऐसी चिट्ठी जिसमें बूढ़े माँ बाप की अपने बेटे से मिलने की आरजू हो, जिसे पढ़ते ही मेरा बेटा हमसे मिलने के लिए तड़प उठे। रही बात खत भेजने की, तो मेरे पड़ोसी जुम्नू का बेटा भी आबूधाबी जा रहा है। वहां एक कारखाने में उसे कपड़ा काटने का काम मिल गया है। मैं उसी के हाथ से खत भिजवा दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद फिर कहा, लेकिन सुभान दा, खत पढ़ने के लिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। यदि खत मैंने लिखा तो दूसरा पढ़ेगा कौन? अरे बेटा, मेरा कलीमुल्लाह खुद पढ़ा लिखा और बेहद समझदार नौजवान है। तुम बस खत लिख दो, मैं जुम्नू के बेटे के हाथ से वह खत भेज दूंगा। वह खुद पढ़ लेगा तुम्हारा लिखा खत। सुभान दादा ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चिरौरी सी करते हुए कहा। अरे सुभान दा, मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा और होनहार है। मुझे उसके पढ़े लिखे होने पर जरा भी संदेह नहीं है।
मजबूरी यह है कि मेरा लिखा कुछ ऐसा होता है कि दूसरे उसे पढ़ ही नहीं सकते। अपना लिखा केवल खुद मैं पढ़ सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि यदि मैंने खत लिखा तो उसे पढ़ने के लिए मुझे ही अबू धाबी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फिलहाल मुझे अबू धाबी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुभान दादा से कहा और फिर गंभीरता से अपने पुश्तैनी दस्तावेज देखने लगा। वह बुजुर्ग कुछ देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन के पास खड़ा रहा, फिर बुदबुदाता हुआ वहां से चल दिया कि ऐसी लिखावट का फायदा ही क्या जिसे दूसरा पढ़ ही नहीं सके। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, खुले मैदान में अमीर ने अपनी अदालत लगाई। सुबह होते ही ऐलान करवा दिया गया कि आज मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। हजारों नागरिक वहां एकत्रित हो गए थे। जब अमीर और बाकी ओहदेदारों ने अपने अपने आसन संभाल लिए तो कैदियों को पेश किया गया। उन्हें देखकर प्रधानमंत्री बख्तियार बोला, इन लोगों में नयाज कुम्हार, अली चायवाला और यूसुफ लोहार आदि को कानून का दोषी पाया गया है। इन लोगों का दोष यह है कि इन्होंने अमन में खलल डालने वाले, फूट डालने वाले, शरारत पसंद काफिर इंसान मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देकर गुनाह किया है। अब अमीर का हुक्म है कि बहुत दिनों तक मुल्ला नसरुद्दीन को अपने घर में पनाह देने वाले नयाज कुम्हार को सबसे पहले मौत की सजा दी जाए। इसका सिर कलम कर दिया जाए। याद रहे, फिर वह भीड़ से मुखातिब हुआ, भविष्य में मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देने वाले हर व्यक्ति को सजा मिलेगी। उसे जल्लादों को सौंप दिया जाएगा। यदि कोई अपराधी मुल्ला नसरुद्दीन का पता बताएगा तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी और उसकी इच्छा से अन्य अपराधियों को भी माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद बख्तियार नयाज कुम्हार की ओर घूमा। नयाज, क्या तुम अपनी जान के बदले मुल्ला नसरुद्दीन का पता बताते हो? हरगिज नहीं, दृढ़ता से बूढ़े नयाज ने कहा। यह सुनते ही जल्लाद उसे घसीटकर लकड़ी के कुंदे तक ले गए। बूढ़े नयाज ने सिर झुकाकर कुंदे पर रख दिया। ठहरो, तभी मुल्ला नसरुद्दीन भीड़ को चीरता हुआ तख्त पर जा पहुंचा। वह तख्त पर पहुंचकर काफी तेज आवाज में चीखा, शहंशाहे आजम, जल्लादों को हुक्म दें कि तामील रोक दी जाए। मैं अभी और यहीं मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़कर दिखा दूंगा। अमीर ने आश्चर्य से जल्लादों को रुकने का संकेत किया। जल्लादों के कुल्हाड़ी लिए हाथ नीचे आ गए। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बुलंद आवाज में बोला, अमीरे आजम, क्या इन नाचीज पनाह देने वालों को सजा देनी उचित होगी? वह भी उस हालत में कि पनाह देने वालों का सरदार बच जाए। क्या उस शख्स को छोड़ दिया जाए जिसके यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन रहता, खाता व इनाम पाता रहा है, जिस शख्स ने उसकी पूरी देखरेख और हिफाजत की? कौन है वह नामाकूल? एकाएक ही अमीर गुस्से से दहाड़े, ऐसे शख्स का सिर तो सबसे पहले कलम किया जाना चाहिए, लेकिन वह है कौन? उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। पहले हुजूर वादा करें कि यदि हुजूर उसे सजा न दे पाए तो इन छोटे गुनहगारों को माफ कर देंगे। हाँ, हम वादा करते हैं कि यदि उसे सजा न दे पाए तो इन सबको माफ कर दिया जाएगा। अब मुल्ला नसरुद्दीन तेजी से भीड़ की तरफ घुमा। सुना आप लोगों ने, अमीर का कॉल है कि यदि उसे सजा न दे पाए तो इन सबको माफ कर देंगे। अब उसे हाजिर करो। अमीर दहाड़े, हम उस काफिर की सूरत देखना चाहते हैं। हुजूर, मुल्ला नसरुद्दीन अपने असली रूप में आ गया। मैं हूँ मुल्ला नसरुद्दीन और आप हैं मुझे पनाह देने वाले सबसे बड़े गुनहगार। मैंने आपके साथ इतना समय गुजारा, खाया पिया व इनाम भी पाया। क्या आप मुझे पहचान पाए? यह सुनते ही अमीर पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वह सकते की हालत में बैठे रह गए। सिपाहियों ने लपककर मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़ लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने इसका कोई विरोध नहीं किया,
बल्कि भीड़ से मुखातिब होकर बोला, अमीर ने वादा किया है कि सजाए मौत के लिए चुने गए लोगों को माफ कर दिया जाएगा। ये आवाम के लिए इशारा था कि अब वे इन बेगुनाह लोगों को छुड़वा लें। आंख पलक झपकते ही अफरातफरी मच गई। भीड़ सुरक्षा घेरे को तोड़कर तख्त की ओर बढ़ती हुई चिल्लाई कि कैदियों को रिहा करो, रिहा करो। अमीर और बख्तियार में कुछ कानाफूसी हुई, फिर अमीर के इशारे पर कैदियों को रिहा कर दिया गया। मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़कर सिपाही एक ओर ले जाने लगे तो लोगों के गले रुंध गए और भर्राई हुई आवाज में बोले, अलविदा, अलविदा मुल्ला नसरुद्दीन, मौत की विशेष सजा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर। ऐसी और नई मजेदार सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।